हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि आज का जो सेशन है वो हमारा मोस्टली जो हम आयोग का चैप्टर करवा रहे थे, आयोग का टॉपिक करवा रहे थे, उसमें हमने 3-4 आयोग जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप पहला सेशन जो है वो हमारा देख लीजिए, उसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें फैक्ट जो है वो नोट कर लेना। उसके साथ में अब जो है वो आज का जो सेशन है वो आयोग के टॉपिक पे ही रहने वाला है, जिसमें कि हम जो है वो बचे हुए जो आयोग है वो करवाने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। राज्य वित्त आयोग उद्देश्य क्या आ जाता है राज्य वित्त आयोग का? तो राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख जो है वो पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 झ में जो है वो नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 कै अनुच्छेद 243 में जो वो मिलता है। ये आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य जो वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य क्या आ जाता है कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। ये एक संवैधानिक निकाय आ जाता है क्योंकि इसका पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 में अनुच्छेद 243 झ में उल्लेख मिलता है। वहीं अगर हम देखें तो नगरीय संस्थाओं के लिए भाग 9 कै में अनुच्छेद 243 में जो इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है उसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यह 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें कि एक तो अध्यक्ष होता है और 4 जो है वो अन्य सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो 5 सदस्यीय निकाय आ जाता है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का आ जाता है। नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। ये बहुत बार पूछा है, तो आप ध्यान रख लेना कि जो वित्त आयोग जो है वो इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि राज्यपाल जो है वो 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगा। वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपता है। वह राज्यपाल जो होता है वो इस वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को जो है वो विधानसभा के समक्ष रखवाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। राज्य द्वारा संग्रहित कर, शुल्क, फीस का राज्य व पंचायतों के मध्य वितरण करने का काम वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य संचित निधि से पंचायतों को अनुदान की सिफारिशें वित्त आयोग के द्वारा करी जाती है। राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की सिफारिशें भी जो है वो वित्त आयोग के द्वारा करी जाती है कि राज्य की वित्तीय स्थिति जो है उसको सुदृढ़ करने की सिफारिशें भी वित्त आयोग के द्वारा, और राज्य संचित निधि से पंचायतों को जो अनुदान देने की बात आती है उसकी सिफारिशें भी वित्त आयोग के द्वारा। राजस्थान में अब तक जो है वो 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। छठे वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह आते हैं। कौन आते हैं? प्रद्युम्न सिंह। सदस्य अगर हम देखें तो लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी आ जाते हैं। सदस्य से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप इनको भी ध्यान में रखना है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1994 में। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। हीरालाल देवपुरा, मानिक चंद सुराना, डॉक्टर बीडी कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण आदि वित्त आयोग के जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने ला। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम जो है वो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। ये हमारे जो है वो कंप्लीट आयोग हो चुके हैं, जो कि मैंने मोस्टली आपको सारे आयोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए हैं, जिसमें कि मैंने उनके कार्यकाल, उनका जो है वो टाइम, उनके जो उद्देश्य होते हैं या फिर उनके कार्य क्या होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है, उन्हें बर्खास्त कौन करता है, सभी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हुए सारी चीज़ों को क्लियर तरीके से जो वो डिफाइन कर दिया है। तो ये तो हमारा आयोग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं, जिसमें कि राजस्थान में लोकायुक्त के बारे में क्या क्या फैक्ट बन जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि राजस्थान के लोकायुक्त से संबंधित है, तो वो हम देखेंगे। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है, यानी कि लोकायुक्त जो है वो एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं और न ही इसके कार्यों में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप है। लोकायुक्त सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। तो ये जो है वो कोई वैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है।
सन 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट जो फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ। इसे राष्ट्रपति ने 26 मार्च 1973 को स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत आता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यकाल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्यीय संख्या हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य संख्या हो सकती है। इस निकाय में एक लोकायुक्त व 8 सदस्य होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक लोकायुक्त होता है और उसके सदस्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो मिला के कितने हो गए, तो 9 होते हैं। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये चयन समिति में निम्न लोग शामिल होते हैं। अब सभी स्टूडेंटों को ये पता होता है कि नियुक्ति तो जो है वो राज्यपाल के द्वारा करी जाती है ना, लेकिन उसमें एक चयन समिति होती है। उसमें कौन कौन से मेंबर, उस समिति में कौन कौन से लोग जो है वो शामिल होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, उसमें आप फंस जाओगे। तो इसमें मुख्यमंत्री जो इसका अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें होगा। अब हम जो है वो योग्यता देख लेते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए लोकायुक्त बनने के लिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसका न्यायाधीश चल सकता है, लेकिन हाईकोर्ट थोड़ा उससे छोटा है तो उसके लिए जो है वो हमें मुख्य न्यायाधीश के लिए जो है वो योग्यता होनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लाभ का पद धारण न करता हो, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है, राजनीतिक दल से जुड़ा न हो यानी कि राजनीतिक दल से न जुड़ा हो, संसद और विधानमंडल का सदस्य न हो यानी कि वो लोकायुक्त जो है वो संसद और विधानमंडल दोनों का सदस्य न हो, शपथ और कार्यकाल और त्यागपत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप ध्यान से देख लेना। शपथ जो है वो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, चयन समिति की सिफारिश पे करी जाती है, तो इसको शपथ दिलाने का काम भी जो वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। और आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो भी जो है वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। उसी प्रकार लोकायुक्त जो है वो भी पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। वेतन व भत्ते अगर हम बात करें तो लोकायुक्त का वेतन व भत्ते राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होते हैं, कि लोकायुक्त को जो वही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। त्यागपत्र, लोकायुक्त जो है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। तो लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित कर सकता है। पद से हटाना, लोकायुक्त जो है उसको पद से दुर्व्यवहार और उसके साथ में अक्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकायुक्त को उसके पद से दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। अभी तक हमने कुछ जो आयोग थे उसमें हमने राष्ट्रपति की बात करी थी, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोकायुक्त को जो है वो पद से कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राज्यपाल को सौंपता है, जो इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यानी कि लोकायुक्त जो होता है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल जो होता है वो उस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखता है। अब हम लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, यानी कि लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार जो है वो क्या आ जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कि कौन कौन से जो है वो पार्ट्स में या विभाग में या जो समितियां हैं उसमें जो वो लोकायुक्त जो है वो जांच कर सकता है या देख सकता है। तो राजस्थान के लोकायुक्त राज्य के समस्त मंत्री, लोक सेवक, विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला परिषद के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायती समिति के प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका व नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनी व निगम अथवा मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारियों व कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच उनके दायरे में आती है। मतलब इन जो विभागों, समितियों जो है वो उनके जो जांच की जो मतलब जांच करने का जो दायरा जो है वो लोकायुक्त का इन क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो आपको इनको एक बार जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो क्षेत्राधिकार लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है, यानी कि जिन क्षेत्रों के जांच जो है वो लोकायुक्त नहीं कर सकता है, उनके दायरे में ये नहीं आते हैं, वो कौन कौन से आ जाते हैं। जो क्षेत्राधिकार मतलब लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते थे उनकी बात तो हमने कर ली, लेकिन जो क्षेत्राधिकार लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं वो कौन। नेक्स्ट हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिसमें राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त 1973 ईस्वी में RD दुहा थे। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KP यू मेनन थे।
राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त MDB शर्मा थे, यानी कि जिनका राजस्थान लोकायुक्त में सर्वाधिक कार्यकाल था वो शर्मा साहब थे। जिनका राजस्थान लोकायुक्त में कम कार्यकाल था, न्यूनतम कार्यकाल था, वो दवे साहब आ जाते हैं, VS दवे आ जाते हैं। पहला कार्यकाल यानी कि अगर हम बात करें तो प्रथम लोकायुक्त कौन आ जाते हैं, तो वो ID दुआ आ जाते हैं। और उप लोकायुक्त कौन थे, तो KPU मेनन आ जाते हैं। और राजस्थान मतलब कि अभी जो वर्तमान टाइम में जो लोकायुक्त हैं वो आपको जो वो देखना है और नोट करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो अब जो है वो हम अभी तक हमारा इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान की प्रशासनिक जो व्यवस्था है, राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो है वो हम राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165 यानी कि 165 में महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह या परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 165 क्लोज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्यपाल किससे जो है वो महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, यानी कि महाधिवक्ता की योग्यता के बारे में बताया गया। जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहे हैं, तो राज्यपाल कर रहे हैं, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही जो है वो अपने पद पर बने रहते हैं। वही अगर हम बात करें आर्टिकल 165 क्लोज नंबर 2 के अनुसार वह उन सब कार्यों को करता है जो विधि द्वारा उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। वह राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता कानूनी सलाहकार है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है कि नहीं होता है, तो महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, तथापि उसे विधानमंडल में विधि का विषयक स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि विधानमंडल में जो वो विधि विषयक स्पष्टीकरण करने के लिए उनको बुलाया जा सकता है, बल्कि वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो अनुच्छेद 177 के अनुसार उसे विधानमंडल में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु वह उसमें मतदान नहीं कर सकता है। यानी कि महाधिवक्ता जो है वो विधि में शामिल हो सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, विधानमंडल में बोल सकता है आर्टिकल 177 के तहत, बट वो मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता है। कार्यकाल और पारिश्रमिक अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 165 क्लोज नंबर 3 यानी कि 165 क्लोज नंबर 3 के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और उसे ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होता है या होगा जो राज्यपाल आधारित यानी कि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेतन भत्ते संविधान में महाधिवक्ता का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि वेतन भत्ते में जो है वो संविधान में महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है वो निर्धारित नहीं किया गया है। इनके वेतन और भत्ते जो है वो मोस्टली राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते आ जाते हैं वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। शपथ एवं कार्यकाल की बात कर लेते हैं हम, तो राज्य के महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। कार्यकाल महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है, उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को पद से हटा सकते हैं। व्यवहार में यह मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। त्यागपत्र महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए राज्यपाल को देता है। राजस्थान के महाधिवक्ता के कार्यकाल की मुख्य पीठ जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में स्थित है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। इसीलिए उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। वह भारत का नागरिक होता है, यानी कि उसकी जो योग्यता जो होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, जिसमें कि भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो या 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जो है वो कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना, GC कासलीवाल। GC कासलीवाल जो है वो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता आ जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो महाधिवक्ता से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इन सभी फैक्ट को बुक कॉपी में नोट करना और उसके साथ में बार बार रिवीजन करना, जो चीज़ें अपडेट हुई है वो साथ में नोट करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।